India, which of the following evidence is admissible under the evidence law? तो एविडेंस कितने टाइप के होते हैं? एविडेंस हमारे पास होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से होते हैं? ये एविडेंस है। एविडेंस हमारे पास डॉक्यूमेंट्री भी होता है और ओरल भी होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हमारे पास प्राइमरी एविडेंस होता है और सेकेंडरी एविडेंस होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिया है। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एडमिसिबल है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये भी एडमिसिबल है। सेकेंडरी का क्या मतलब होता है? कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल। प्राइमरी मतलब ओरिजिनल, सेकेंडरी मतलब कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल। सेकेंडरी हमेशा एडमिसिबल नहीं होता है, तभी होता है जब या तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो लॉस्ट हो जाए, या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर वो ऑपोजिट पार्टी के पोजेशन में हो। तो ये दोनों तो एडमिसिबल है। उसके बाद आगे चलते हैं हियर से एविडेंस की तरफ। हियर से एविडेंस, मैं कोर्ट में जाके ये कहूँ कि मुझे बी ने बताया है कि सी ने मर्डर किया है, तो क्या कोर्ट इस चीज़ को मानेगा? कोर्ट इस चीज़ को नहीं मानेगा, क्योंकि ये क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। तो यहाँ पे हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता है। उसके बाद डायरेक्ट ओरल एविडेंस बिल्कुल एडमिसिबल होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन वो सही बैठेगा जिसके अंदर ऑप्शन नंबर सी ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चंस को पहले अपने आप लगाओ, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर पोल्यूटेंट अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 वुड इंक्लूड। तो इनमें से कौन सी चीज़ें इंक्लूड होएगी? वीडियो को पॉज करके पहले आंसर करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो। सबसे पहला हमें दिया है सॉलिड सब्सटेंस, सेकंड हमें दिया है लिक्विड सब्सटेंस, थर्ड हमें दिया है नॉइज, और फोर्थ हमें दिया है चिमनी। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि इसके अंदर नॉइस इंक्लूड होगा, लेकिन 1987 में एक अमेंडमेंट किया गया था इस एक्ट के अंदर, जिससे नॉइस को भी एयर पोल्यूटेंट के अंदर ऐड कर दिया गया था। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा सा लॉजिकली भी लगाने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि चिमनी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो एयर पोल्यूटेंट हो सकती है, क्योंकि चिमनी सोर्स हो सकती है एमिशन का, लेकिन एयर पोल्यूटेंट नहीं हो सकती। और तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो जिस भी ऑप्शन में नहीं है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंसिपल उबी जस इबी रेमेडियम मीन्स। वेरी इजी क्वेश्चन, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में सबसे पहला प्रिंसिपल हम यही पढ़ते हैं। इस प्रिंसिपल का मतलब है वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। अगर आपको कोई राइट दी जा रही है तो आपको रेमेडी जरूर से दी जाएगी, अदरवाइज रेमेडी के बिना आपकी राइट किसी काम की नहीं है, क्योंकि कोई भी आपकी राइट को वायलेट कर सकता है। Who among the following is the founder of the positivist school of criminology? क्रिमिनोलॉजी को पढ़ते टाइम सबसे पहला टॉपिक फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। कौन है फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी? लोम्ब्रोसो है फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। लोम्ब्रोसो वही पर्सन है जिसने क्या दी थी? जिसने दी थी बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी। क्या मतलब है इस थ्योरी का? कि क्रिमिनल पैदा होता है अपने क्रिमिनल ट्रेड्स के साथ, वो नॉर्मल लोगों से बायोलॉजिकली अलग होता है। क्रिमिनल ट्रेड्स को इनहेरिट किया जा सकता है बाय बर्थ। ये थ्योरी थी लोम्ब्रोसो की। और उसने क्या बताया था? उसने बताया था एटाविज्म। एटाविज्म किस आइडिया को कहते हैं? एटाविज्म कहते हैं ऐसे आइडिया को कि लोम्ब्रोसो ने कहा था कि जो बॉर्न क्रिमिनल्स होते हैं उनके फिजिकल ट्रेड्स, जैसे कि मान लो कुछ फेशियल कैरेक्टर्स जो उनके होते हैं, उनका फेस जैसा दिखता है वो थोड़ा अनयूजुअल ही दिखता है, या फिर किसी का जॉ जो है वो बहुत बड़ा जॉ है, ऐसे ऐसे करके उसने चीज़ें बताई थी कि क्रिमिनल एक्टिविटी करने के सबसे ज़्यादा करीब यही लोग होते हैं जिनमें ऐसे अनयूजुअल फिजिकल ट्रेड्स होते हैं जो प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स, आदि मानव की तरह दिखते हैं। और इसी आइडिया को कहा गया है एटाविज्म। लेकिन हम ये जानते हैं कि मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी में अब इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अब हम लोग फिजिकल ट्रेड्स या बायोलॉजिकल ट्रेड्स से ज़्यादा सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स को देखते हैं किसी क्रिमिनल को स्टडी करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 लोम्ब्रोसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे। चलिए मैच करते हैं। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलिए ऑप्शन बाद में देखते हैं, अभी इसको ऐसे देखते हैं। ऑप्शन तो सबसे पहले तो सबसे इजी मैच द फॉलोइंग लगाते हैं जो हमें सबको पता होता है। सबसे इजी यहाँ पे है ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म किसने दिया था?
कैल्सन की है ये ग्रैंड नॉर्म थ्योरी, तो ये हमने कर दिया सी का 1। इसके बाद ऑस्टिन भी इजी है। ऑस्टिन ने क्या दिया था, ऑस्टिन की लॉ की डेफिनेशन क्या थी, लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। तो ऑस्टिन की थ्योरी है थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। अब देखते हैं क्या ये दो ऑप्शन से ही हम इस मैच द फॉलोइंग को कर पा रहे हैं क्या। देखिए यहाँ पे बी का क्या लगाया है हमने, बी का हमने 3 लगाया और सी का 1 लगाया। ऐसा किस ऑप्शन में दिया है, बी का 3 इन दोनों में दिया है और सी का 1 भी हमें सिर्फ इस ऑप्शन में मिल रहा है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद इसे मैच भी कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे 4 बोला गया है, बिल्कुल सही है। सैविग्नी ने दी थी वोक्स थ्योरी, वोक्स मतलब पीपल और इस थ्योरी का मतलब है स्पिरिट ऑफ पीपल। एंड देन रूल ऑफ रिकॉग्निशन यहाँ पे HLA हार्ट ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डिफेंसेस ऑफ न्यूइसेंस। तो न्यूइसेंस के डिफेंसेस में हमारे पास सबसे पहले आता है एडवर्स पोजेशन, यानी कि जिसे हम न्यूइसेंस में क्या कहते हैं, राइट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। कोई इंसान अगर कहीं पे कोई फैक्ट्री चला रहा है या कुछ भी कर रहा है जिससे आपको न्यूसेंस हो रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप एक लंबे टाइम तक उसे टॉलरेट करते जा रहे हैं। कितने टाइम तक, 20 साल तक आप उसे टॉलरेट किए जा रहे हैं। तो 20 साल के बाद आप जाके नहीं कह सकते कि ये पर्सन न्यूसेंस कर रहा है, क्योंकि ऐसे में उसने राइट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन अटेन कर ली है और अब वो इसे एज अ डिफेंस अंडर न्यूसेंस यूज कर सकता है। नेक्स्ट है ईजमेंटरी राइट्स। अगर सड़क का रास्ता मेरा आपके घर से होके ही निकलता है, मुझे सड़क तक जाने के लिए आपके घर से होके ही जाना पड़ेगा, तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं न्यूसेंस कर रहा हूँ, ये मेरी राइट टू ईजमेंट है। तो राइट टू ईजमेंट के एग्जांपल्स क्या हो गए, राइट ऑफ वे, राइट ऑफ लाइट, ये सब एग्जांपल्स के अंदर ईजमेंटरी राइट्स आ जाती है। ये भी एक डिफेंस है न्यूसेंस का। नेक्स्ट है गुड फेथ। गुड फेथ वैसे तो न्यूसेंस का डिफेंस नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं गुड फेथ में कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, इससे अगर न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है तो मैं लायबल नहीं हूँ। लेकिन गुड फेथ कभी कभी देख लिया जाता है एज अ डिफेंस, कब, जब गुड फेथ में कोई पब्लिक ऑफिशियल या फिर कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कोई काम कर रही हो, तो गुड फेथ भी ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है वॉलंटरी हार्म। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं तो अपना बिजनेस खोल के पहले से यहाँ पे बैठा हूँ, इससे जो भी धुआं निकल रहा है, जो भी आवाज़ आ रही है वो पहले से हो रही है। अब ए ने आके यहाँ पे घर बना लिया तो वो खुद चल के न्यूसेंस के पास आया है, मैं तो पहले से यहाँ पे था, ऐसा नहीं कह सकते। तो वॉलंटरी हार्म जो है वो यहाँ पे डिफेंस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है जिसमें डी, इन तीनों में डी है, ऑप्शन नंबर 2 में डी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन वॉज प्रोपाउंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फेमस केस ऑफ मारबरी वर्सेस मेडिसन। वेरी इजी क्वेश्चन। मारबरी वर्सेस मेडिसन किसका फेमस केस है, जुडिशियल रिव्यू का है। जुडिशियल रिव्यू हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ देखने को मिलता है, आर्टिकल 13 के अंदर। एक और चीज़ इसमें पूछ ली जाती है कि किस जज ने इस केस में जजमेंट डिलीवर किया था, तो वो थे जस्टिस जॉन मार्शल। यूएस सुप्रीम कोर्ट का ये केस है 1803 का, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग एक्ट्स फ्रॉम द ईयर ऑफ देयर कमिंग इनटू बीइंग। तो यहाँ पे हमें ओल्ड एक्ट से लेकर के न्यू एक्ट की तरफ जाना है। अब देखते हैं हमें किस किस एक्ट्स के ईयर अच्छी तरह याद होंगे। हिंदू मैरिज एक्ट का ईयर है 1955, ये तो हमें याद होगा ही। इसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट आता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदू सक्सेशन एक्ट का ईयर 1955 नहीं है, 1956 है। अब देखते हैं क्या ये दोनों से ही क्या हम इस ऑप्शन को लगा पा रहे हैं या फिर नहीं। अब यहाँ पे जो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, इससे मैं आपको स्ट्रेटेजी भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पेपर में अगर कुछ नहीं भी आ रहा है या पार्शियल इन्फॉर्मेशन भी है किसी क्वेश्चन की, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट पहले आना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट आना चाहिए। ऐसा किस किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ए के बाद बी यहाँ आ रहा है, ए के बाद बी यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बी के बाद ए आ रहा है और यहाँ पे बी के बाद ए आ रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है या फिर ऑप्शन नंबर 2 है। तो यहाँ पे हमने 50% ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट है और उसके बाद हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है।
प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट का यहाँ पे ईयर है 2006 और उसके बाद 1984 हमारा ईयर है फैमिली कोर्ट्स एक्ट का। अब इसके हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, प्रोविजंस रिगार्डिंग लियन आर फाउंड इन। लियन का सिंपल सा मतलब होता है पैसे दो फिर सामान लो। आप गए टेलर के पास कपड़े सिलवाने के लिए, आपने उसको अपने कपड़े दिए, उसने कपड़े सिल दिए, उसके बाद आप उसके पास गए कपड़े वापस लेने के लिए। टेलर ने कहा आपसे कि बिल बना है 500 रुपये, आपने कहा 500 रुपये तो नहीं दूंगा। तो टेलर के पास ये राइट है कि वो आपके कपड़े रख सकता है जब तक आप उसके पैसे आप उसे ना दो। इसे कहते हैं राइट टू लियन। अब राइट टू लियन वैसे तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी पूछा जाता है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पूछा जाता है। यहाँ पे इन्हें ये दोनों ऑप्शंस नहीं देने चाहिए थे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ ही गया है तो हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि यही मेजर एक्ट है। इससे ही निकल के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट निकलता है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है 10th का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये डेफिनेशन किस स्टैट्यूट में दी गई है? ये डेफिनेशन हमें दी गई है लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 2M के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, Z is carried off by a tiger. A fires at the tiger knowing it to be likely that the shot may kill Z, but not intending to kill Z, and in good faith, intending Z's benefit. A's bullet gives Z a mortal wound. A has committed what? अब यहाँ पे मेंसरिया भी प्रेजेंट नहीं है। गुड फेथ में Z को बचाने के लिए A ने कुछ किया और उससे Z को एक मोर्टल वुंड आया, तो यहाँ पे क्या होगा? ग्रीवियस हर्ट है? नहीं है। सिंपल हर्ट है? नहीं है। अटेम्प्ट टू मर्डर भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या है? कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि उसने ये किस लिए किया? उसने ये नेसेसिटी के अंदर किया, Z को बचाने के लिए किया, गुड फेथ में किया। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट अंडर क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ? ऑप्शंस है मैजिस्ट्रेट, प्राइवेट पर्सन, पुलिस ऑफिसर, अक्यूज्ड पर्सन। प्राइवेट पर्सन कर सकता है कि नहीं अरेस्ट? प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर तो कर ही सकते हैं। अक्यूज्ड पर्सन तो कैसे ही करेगा अरेस्ट? अक्यूज्ड पर्सन को तो अरेस्ट करना है, उसके पास कहाँ से आएगी अथॉरिटी अरेस्ट करने की? तो यहाँ पे कौन है? क्या पूछा गया? हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड, मतलब ये तीनों ऑथराइज्ड हैं। तो ऑप्शन नंबर डी किस में नहीं है? इसमें है, इसमें है, इसमें। सेकंड ऑप्शन हमारा सही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। A intending or knowing that the blow may permanently disfigure Z's face gives Z a blow which does not permanently disfigure Z's face but which causes Z to suffer severe bodily pain for 20 days. A has caused what? जब हम ग्रीवियस हर्ट का टॉपिक इंडियन पीनल कोड के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पे 8 कैटेगरीज हमें प्रोवाइड की गई है, जिसमें हमारी फाइनल और लास्ट कैटेगरी 8th कैटेगरी यही बोलती है कि अगर आप किसी को सीवियर बॉडीली पेन में डालते हो 20 दिन या उससे ज़्यादा के लिए, तो आप यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ पे आप ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हो। और क्वेश्चन में क्योंकि लिखा है कि उसे नॉलेज थी इसकी, इंटेंडिंग एंड नोइंग, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या है ऑप्शन नंबर 2? वॉलंटरीली कॉज्ड ग्रीवियस हर्ट। Next and final question for today. Eugen Helrich in his theory includes the following. Eugen Helrich किस स्कूल से बिलोंग करते हैं? Eugen Helrich सोशोलॉजिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने किसकी थ्योरी दी थी? क्या थ्योरी दी थी? क्या लिख रहे हैं? थ्योरी दी थी लिविंग लॉ की, कि लॉ लिविंग होना चाहिए, ऐसा लॉ जो लोग अपनी डेली प्रैक्टिसेस में ऑब्जर्व करते हैं। स्टैट्यूट्स में लिखी हुई चीज़ें लॉ नहीं कहलाएगी अगर उसे डेली प्रैक्टिसेस में ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है। तो लिविंग लॉ की बात तो यूगन हेलरिच ने की थी। यहाँ पे भी लिविंग लॉ दिया है, यहाँ पे भी लिविंग लॉ दिया है। सोशल इंजरिंग तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सोशल इंजरिंग की बात किसने की थी? रॉस्को पाउंड ने। रॉस्को पाउंड के स्कूल से बिलोंग करते हैं, वो भी सोशोलॉजिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस में दिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2।